हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुक्कर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम मेल इनफर्टिलिटी के क्या क्या जेनेटिक कारण हो सकते हैं ये जानने वाले हैं। हमारे सीरीज में हमने जाना कि क्या क्या रीजंस होते हैं मेल इनफर्टिलिटी के, उसमें से आज हम जेनेटिक रीजंस ऑफ मेल इनफर्टिलिटी ये जानने वाले हैं। सो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से जेनेटिक रीजंस होते हैं जिसकी वजह से पुरुषों में मेदत्व हो सकता है। सो पहले है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। अब ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है? सो जनरली जब हम देखते हैं कि जीरो स्पर्म काउंट है, मतलब अजूस्पर्मिया है या फिर लो स्पर्म काउंट है, तो तब हम लोग एक कैरियोटाइपिंग करके टेस्ट जो होता है, ये ब्लड टेस्ट होता है, ये करने को बोलते हैं। अब ये जो कैरियोटाइपिंग टेस्ट है उसमें हमें जनरली जब हम ये ब्लड टेस्ट जो है उसका रिपोर्टिंग हमें जनरली 15 to 20 डेज के बाद हमें इसका रिपोर्ट मिलता है। तो उसमें हमें जनरली नॉर्मल जब कैरियोटाइपिंग होता है तो हमें रिपोर्ट मिलता है 46XY। बट अगर आपको क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है तो हमें रिपोर्ट जो है वो मिलता है 47XXY। मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम होता है। सो ये जो एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो हैम्पर्ड होता है और उसकी वजह से जीरो स्पर्म काउंट या फिर लो स्पर्म काउंट होना बहुत ही कम, लेस देन 5 मिलियन काउंट होना या फिर अजूस्पर्मिया, कंप्लीट अजूस्पर्मिया होना, ये इसमें होता है। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो भी थोड़े से चेंज रह सकते हैं। गैनेकोमेस्टिया जो है वो रह सकता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में। सो ये डिपेंड करता है कि कितना ये जो जीन का एक्सप्रेशन है इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अब इसमें जनरली अजूस्पर्मिया में जो स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक्स है उसका हम यूज कर सकते हैं टीजा का, लेकिन उसमें भी ऑफस्प्रिंग को ये ट्रांसफर होने के चांसेस रहते हैं। तो हमारी सलाह ये रहती है कि डोनर स्पर्म के लिए आपने IVF और डोनर स्पर्म्स के द्वारा आपको प्रेगनेंसी जो है वो अचीव हो सकती है। अब ये हो गया है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में, जिसमें हमने जाना कि एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम जो होता है 47XXY ऐसा कैरियोटाइपिंग का रिपोर्ट रहता है और सीमेन एनालिसिस में जनरली अजूस्पर्मिया रहता है। अब इसके बाद हम जानेंगे CFTR जीन म्यूटेशन के बारे में। अब ये CFTR मतलब कि सिस्टिक फाइब्रोसिस का ये जो जीन होता है उसमें म्यूटेशन अगर हो गया है तो उसकी वजह से भी अजूस्पर्मिया रहता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि बायलैटरल जो डक्ट है वास डिफरेंस, उसका एक तो ऑब्स्ट्रक्शन होता है या फिर कंजेनिटल एब्सेंस ही होता है। एक तो इजैकुलेटरी डक्ट जो होते हैं जहाँ मतलब कि आपके टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। सो ये बाहर नहीं निकल रहे हैं, इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया होता है। मतलब इसमें जो हार्मोन लेवल है वो सारी नॉर्मल रहती है पर ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया होता है। और कभी कभी कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ वास डिफरेंस भी होता है, मतलब कि जो अजूस्पर्मिया है उसके लिए स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन एब्सेंस ऑफ वास डिफरेंस है, तो ये भी कारण हो सकता है। और इस केस में CFTR जीन म्यूटेशन है, उसकी वजह से आपको अजूस्पर्मिया अगर है तो उसके लिए टीजा जो है वो बहुत अच्छा आपके लिए प्रोग्नोसिस रह सकता है। मतलब कि हम लोग सर्जिकली टेस्टिस में से स्पर्म्स जो है वो रिट्रीव करते हैं और इसमें स्पर्म रिट्रीवल रेट अच्छा रहता है। हमें स्पर्म्स जो है वो टीजा में मिल सकते हैं और अगर हम ये स्पर्म्स जो है वो इक्सी के लिए यूज करते हैं तो एम्ब्रियोज हमें मिल सकते हैं और ये एम्ब्रियोज जो हेल्दी एम्ब्रियोज अगर हमें मिलते हैं तो आपको प्रेगनेंसी भी आपके खुद के ही स्पर्म्स से रह सकती है इंस्पाइट ऑफ अजूस्पर्मिया। अब ये CFTR जीन म्यूटेशन जो है वो जेनेटिक टेस्ट होती है जो हम जेनेटिक लैब से करा ले सकते हैं। अब इसके अलावा और जो जेनेटिक प्रॉब्लम है वो है वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशन। अब ये वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशन ये भी काफी कॉमनली देखा जाता है। अगर आपको अजूस्पर्मिया है या फिर काफी लो स्पर्म काउंट है तो हम कैरियोटाइपिंग के अलावा वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशन ये भी ब्लड टेस्ट होती है जो हम आपको करने को बोलते हैं। तो इसमें जनरली रिपोर्ट ऐसा आता है अजूस्पर्मिया फैक्टर A, B, C, ये 3 जो फैक्टर्स है उसका डिलीशन जो है वो इसमें देखा जाता है। सो अगर अजूस्पर्मिया फैक्टर उसको ऐसा लेबल होता है कि AZF मतलब कि अजूस्पर्मिया फैक्टर। तो अजूस्पर्मिया फैक्टर A और B अगर माइक्रोडिलीशन अगर आपको है तो इसमें स्पर्म रिट्रीवल मतलब टीजा करने के बाद भी
स्पर्म रिट्रीवल होने के चांसेस जो है वो बहुत कम है, नील के बराबर होते हैं, और ऐसे केसेस में डोनर स्पर्म्स के लिए ही आपको ऑप्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर अजोस्पर्मिया फैक्टर सी अगर है तो स्पर्म रिट्रीवल के चांसेस अच्छे हैं, और टीजा करके आपको खुद के ही स्पर्म्स से प्रेगनेंसी जो है वो खुद के स्पर्म्स रिट्रीव हो सकते हैं, और इक्सी करके हम एम्ब्रियोज बना के ये जो स्पर्म्स है ये हेल्दी स्पर्म्स होते हैं, और एम्ब्रियोज जो है वो हेल्दी बनते हैं, और ये एम्ब्रियोज हम जो एम्ब्रियो ट्रांसफर करके प्रेगनेंसी अचीव हो सकती है। सो ये हमने जाना वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन के बारे में। उसके अलावा कैल्मन सिंड्रोम भी एक कॉमन सिंड्रोम है, ये भी एक जेनेटिक डिसीज होता है। अब ये कैल्मन सिंड्रोम जो है इसमें क्या होता है, GnRH नाम का जो हार्मोन है जो कि हमारे हाइपोथैलेमस मतलब हमारे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस नाम का एक एरिया होता है हमारे ब्रेन में, उसमें से ये GnRH हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, जो कि पिट्यूटरी में से FSH और LH हार्मोन्स जो है उसको सिक्रेट करता है। पर अब ये GnRH हार्मोन जो है वो अगर सिक्रेट नहीं हो रहा है तो ये FSH LH सिक्रेट नहीं होगा, और उसकी वजह से टेस्टोस्टेरॉन सिक्रेट नहीं होगा। तो कैल्मन सिंड्रोम में ये जो GnRH हार्मोन जो है वो सिक्रेट नहीं होने की वजह से अजोस्पर्मिया होता है, और टेस्टोस्टेरॉन नहीं है बॉडी में, इसकी वजह से बाकी भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो भी थोड़े से चेंज रह सकते हैं, गैनेकोमेस्टिया रह सकता है, थोड़ा हाइट ज्यादा रह सकता है। क्लिफर्टन सिंड्रोम में भी मेल्स का हाइट जो है वो ज्यादा रहता है, गैनेकोमेस्टिया रहता है, थोड़ा उनका जो एब्डोमिनल गर्थ है वो ज्यादा रहता है। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स है वो रह सकते हैं। इसके अलावा कैल्मन सिंड्रोम में एक स्पेसिफिक अनॉस्मिया रहता है, मतलब उनको स्मेल का प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब उनको स्मेल जो है वो स्मेल करने में प्रॉब्लम रह सकता है, जिसको हम अनॉस्मिया कहते हैं। हर एक में ही ये रहेगा ऐसे जरूरी नहीं है, पर कैल्मन सिंड्रोम में GnRH डिफिशियंसी होती है, उसके अलावा एनोस्मिया रहता है, और उसकी वजह से अजोस्पर्मिया हो सकता है, और उसकी वजह से प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत होती है। लेकिन ये हमें कब समझता है, जब हम सीमेन एनालिसिस कराते हैं उसमें अजोस्पर्मिया का रिपोर्ट आता है, और जब हम जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, तब हमें ये रिपोर्ट समझ में आता है। अब इसके अलावा और भी जेनेटिक प्रॉब्लम रह सकता है, जैसे कि इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम, जिसको हम कार्टाजिनस सिंड्रोम भी कहते हैं। अभी कार्टाजिनस सिंड्रोम या फिर इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम में क्या होता है कि जो स्पर्म्स जो है उसकी मोटिलिटी बिल्कुल भी नहीं रहती है, जीरो रहती है। तो ये जो इमोटाइल या फिर अजोस्पर्मिया भी रह सकता है टोटली। तो ये अजोस्पर्मिया या फिर इमोटाइल स्पर्म्स होने की वजह से प्रेगनेंसी रहने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि स्पर्म्स की मोटिलिटी बिल्कुल नहीं रहती है। इसके अलावा लंग्स में भी जो सीलिया रहता है उसकी भी मोटिलिटी कम रहती है, क्योंकि पूरे बॉडी में ही जहाँ पे सीलिया है उसकी मोटिलिटी कम है, तो उसको हम इमोटाइल कार्टाजिनस सिंड्रोम बोलते हैं, इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो जहाँ सीलिया है वहाँ की मोटिलिटी कम है। तो लंग्स में भी ये सीलिया मोटिलिटी कम होने की वजह से ये वाले मेल्स में ब्रोंकिक्टेसिस का प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब हमेशा खांसी रहने की वजह से लंग्स जो है उसमें डैमेज हो सकता है, और ब्रोंकिक्टेसिस COPD जो है वो हो सकता है। सो ये रेयर सिंड्रोम है, लेकिन ये भी एक कारण हो सकता है। सो इस वीडियो में हमने जाना कि क्या क्या जेनेटिक रीजंस रह सकते हैं अजोस्पर्मिया होने के, लो स्पर्म काउंट होने के। सो उसके लिए आपने प्रॉपर एक कंसल्टेशन एक्सपर्ट्स फर्टिलिटी एक्सपर्ट से कराना चाहिए। अगर आपको अजोस्पर्मिया है तो वो हमेशा ही नॉन ट्रीटेबल है, और उसके लिए आपको डोनर स्पर्म या फिर IUID ही करने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। अगर आपने प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन आपके होते हैं, हार्मोन प्रोफाइल अगर हम करते हैं जिसमें कि हम लोग FSH, टेस्टोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, थायराइड और प्रोलैक्टिन लेवल करते हैं, USG स्क्रोटम हम लोग करते हैं, और कैरियोटाइपिंग और माइक्रो डिलीशन हम लोग करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि एग्जैक्ट रीजन ऑफ अजोस्पर्मिया क्या है। उस इवैल्यूएशन से हम आपको बता सकते हैं कि कितना स्पर्म रिट्रीवल का चांसेस हो सकता है, और आप अगर अजोस्पर्मिया भी है तो भी आप खुद के स्पर्म्स से प्रेगनेंसी अचीव हो सकती है। और ऐसे काफी सक्सेस स्टोरीज भी हैं हमारे पास जिनमें अजोस्पर्मिया होने के बाद भी उनके खुद के ही स्पर्म्स से उनको प्रेगनेंसी अचीव हुई है। सो अजोस्पर्मिया है तो डोंट लूज होप, वी हैव रिसेंट एडवांसेस अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ टीजा, इवन माइक्रो टीजा ऑल्सो, माइक्रो टीजा जिसके बारे में अपकमिंग वीडियोज में मैं बात करने वाली हूँ, जिससे आप सेल्फ स्पर्म से ही प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।